हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम आपके डाउट्स भी इंक्लूड किए हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। और और कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, या फिर आप टेलीग्राम पर उसके इमेज दे सकते हैं तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डेली हम 6 बजे इवनिंग में उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे, तो आप डेली देखिएगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में डाउट था एक दो स्टूडेंट को, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, यानी कि यहाँ पर जितने पार्टनर्स हैं सब इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि दिवालिया हो गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। एक्सेप्ट वन है ना, यानी कि एक को छोड़कर। तो क्या होगा? ओनली पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड, partnership agreement is dissolved, insolvent partners are automatically thrown out from the business, या फिर partnership firm is dissolved। देखिए, इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको दे देती हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें डाउट था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड। अब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व क्यों होगी ये भी बता देती हूँ, फिर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता दूंगी। देखिए, पार्टनरशिप फर्म इसमें डिसॉल्व होगी क्योंकि यहाँ पर सब पार्टनर दिवालिया हो गए एक को छोड़कर। और हमारी पार्टनरशिप की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो अब एक पर्सन बचा है तो पार्टनरशिप फॉर्म तो खराब हो गई, यानी कि वो भंग हो गई। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म पूरी ही डिसॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये दिया होता कि कुछ पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है और कुछ पार्टनर अभी रह गए हैं, यानी कि सॉल्वेंट हैं, दिवालिया नहीं हुए हैं, तब हम यहाँ पर कह सकते थे कि पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई है लेकिन फॉर्म नहीं हुई है। देखिए, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों में अंतर है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है लेकिन पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है। जैसे कि एक पार्टनर की डेथ हो जाना, या फिर एक पार्टनर का चले जाना बिजनेस को छोड़कर, या फिर एक माइनर पार्टनर होना। इनका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई है लेकिन पार्टनरशिप फर्म अभी भी उनकी है, तो उन्हें दूसरा कॉन्टैक्ट करके उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ही बिल्कुल खत्म हो गई, जो हमारी मेन कंडीशन होती है कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, यहाँ तो अब एक ही पार्टनर बचा है, तो ये कंडीशन ही खत्म हो गई। इसलिए पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। अब उन्हें यहाँ पर अगर इस जो रिमेनिंग एक पार्टनर है इसको कोई और पार्टनर मिलता है तो एक और उसको नई पार्टनरशिप फर्म बनानी होगी और नए शुरुआत से उसको एक कॉन्टैक्ट करना होगा उसके साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया है, और डाउट है अभी भी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, सेकंड, इस क्वेश्चन में भी डाउट था, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप। अब इसमें ये बताया कि कौन सा कर्व यू शेप नहीं है। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स, फिक्स का मतलब यहाँ पर है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज चेंजेबल कॉस्ट कर्व। देखिए, ये भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा वी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों नहीं होता? इसका जो कर्व बनता है वो स्ट्रेट बनता है, या तो इस तरह होगा या इस तरह होगा। ठीक है, या फिर ये इस तरह करके इस तरह होगा। ये यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन चल रही है। बाकी एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे होगा? इस तरह से यू होगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इसका भी यू बनेगा, एंड एवरेज चेंजेबल कॉस्ट कर्व का भी यू बनेगा। सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट यू नहीं बनेगा। देखिए, इसका भी रीजन है यू क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। और ऐसा ये आपको पता होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी हमारी जीरो नहीं होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि आप प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मानिए कहीं किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है, उस फैक्ट्री में डेली बनती है कितनी, 50 यूनिट, और दूसरे दिन बनी 100 यूनिट, और तीसरे दिन कितनी बनी, 10 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर डे 1 में 50 यूनिट बनी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी गई। ठीक है, डे 2 में 100 बनी, उसी टाइम पीरियड में बनी है तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी जग जाएगी, और डे 3 में सिर्फ 10 बनी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पूरी गई। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि आप कितना भी काम करें, कुछ चीजें हमारी बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं। जैसे कि अगर बाई चांस वो फैक्ट्री आपकी रेंट पर थी, तो आपने चाहे एक दिन में या फिर एक महीने के अंदर चाहे कम प्रोडक्शन किया हो चाहे ज्यादा प्रोडक्शन किया हो, रेंट तो आपको पूरा ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पूरा ही देना है।
वर्कर्स की वेजेस अगर मंथली बेसिस पर है तो आपको पूरी देनी है, फिर चाहे उस मंथ उन्होंने काम किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारी, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी जीरो नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने काम नहीं किया तो आप उस फैक्ट्री का रेंट नहीं देंगे, रेंट आपको फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्शन हो सकते हैं कि हाँ कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप नहीं काम करोगे तो आपको रेंट नहीं देना है, हो सकता है एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। थर्ड आते हैं। थर्ड अब ये हमारा क्वेश्चंस हैं, इसमें अब जो क्वेश्चंस आएंगे मैं बता दूंगी कौन से डाउट वाले थे। ये 2 डाउट वाले थे और आगे भी हमने डाउट वाले क्वेश्चन लिए हैं। पहले आप इनके आंसर बताइए, ये डाउट का नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स, यानी कि किस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया जाता है कि जो ओनर है वो बिजनेस में एक क्रेडिटर की तरह कंसिडर किया जाता है। मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट या फिर सेपरेट एंटिटी। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है सेपरेट एंटिटी, क्योंकि देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग पर्सन है। अगर बिजनेसमैन यहाँ पे अपनी कैपिटल लगाता है तो उसको इंटरेस्ट मिलती है, और अगर वो बिजनेस से कोई अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल निकालता है तो वो उसको एज ए ड्राइंग ट्रीट किया जाता है और उसको उसका पेमेंट करना होता है। इसलिए सेपरेट एंटिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रिशन इज रिलेटेड टू, अब इसका आंसर बताइए। जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, जॉब इवैल्यूएशन, रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन या फिर प्रमोशन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन, क्योंकि एट्रिशन जो होता है वो हमें बताता है किसी भी कंपनी के वर्क फोर्स में डाउन साइजिंग को। अब डाउन साइजिंग हमारा किस तरह से होगा, या तो रेजिग्नेशन दे दिया है किसी एम्प्लॉय ने, या आप कंपनी की तरफ से उसको रेजिग्नेट कर दिया गया है, उसको प्रोवाइड कर दिया गया है, या फिर टर्मिनेट कर दिया है, या फिर उसको वहां से क्या है निकाल दिया है, या फिर उसको किसी भी तरह से क्या है कि वो वहां से वर्कफोर्स उसका क्या है कम हो गया है, रिटायरमेंट ले लिया है या कंपनी ने दे दिया है उसको, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्या है यहाँ पे वर्कफोर्स कम हो गई, ठीक है। यानी कि पहले से बिना प्लानिंग किए वहां पे वर्कफोर्स कम हो जाना, उन्होंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी कि क्योंकि कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पर्सन कंपनी को ही पता नहीं होता कि ये पर्सन जाएगा, ठीक है। तो पहले से जो वेकेंट सीट है उसके लिए कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर कोई भी उसके लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है एट्रिशन, ठीक है। तो ये रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम में बी डिटरमिन्ड थ्रू, अब नेशनल इनकम है वो किससे डिटरमाइन होते हैं, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच या फिर प्रोडक्टिविटी अप्रोच, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, इनकम अप्रोच। इनकम को डिटरमाइन करने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है इनकम से, एक होता है एक्सपेंडिचर से और एक होता है प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन से, ठीक है। इनकम से ये देखते हैं कि कितनी इनकम पर पर्सन कर रहा है, यानी कि कितना वेजेस दी जा रही है, कितनी एक एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है, ये सब चीज़ों से फैक्टर्स है उसकी इनकम जज की जाती है और उसके बेसिस पे ही पता लगाया जाता है कि एक नेशनल इनकम कितनी है। सेकंड है एक्सपेंडिचर मैटर। एक्सपेंडिचर मैटर में ये देखा जाता है कि किस सोसाइटी पर या फिर किस पर्टिकुलर एरिया में कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का किया जा रहा है या पब्लिक का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन सब के बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, उसके बेसिस पे इनकम निकाली जाती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हम अपनी इनकम के बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। फिर है प्रोडक्टिविटी अप्रोच। प्रोडक्टिविटी अप्रोच में ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट से क्या मतलब है, बताइए। डाउट वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज। देखिए बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये क्यों मैंने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इस टर्म में इंक्लूड है। देखो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये बैंक बैलेंस भी इसके अंदर आ गया, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं तो वो भी ऑलरेडी इसमें आ गए, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर जो कि जिनका टाइम पीरियड कम होगा वो भी इसके अंदर आ गए, यानी कि सब चीज़ इसके अंदर कवर हो रही है। तो जब सब इसमें अंदर कवर हो रही है तो हमारे लिए मेन पॉइंट फिर यही बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टारगेट किया है। हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटी, जिसको हम जल्द से जल्द लिक्विडेट कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू कर्व विल नॉट टच ओ एक्सिस बिकॉज इट कैन नॉट बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो ओ एक्सिस पे टच इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो नहीं होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता, इसीलिए ये हमारा ओ एक्सिस पे टच नहीं करता है, इसलिए क्योंकि ओ एक्सिस क्या होती है, जीरो हमें प्रोडक्टिविटी दिखाती है, तो इसलिए ये हमारा जीरो एक्सपेंडिचर नहीं है या फिर जीरो हमारा यहाँ पे आउटपुट नहीं निकला है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो हमारा जीरो नहीं आएगा। अब हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू होगा, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास जीरो आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। रेवेन्यू बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि लॉस में जा रहा है, कम आ रहा है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरामीटर्स रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। अब पैरामीटर्स किसकी करेक्टरिस्टिक बताती है, पॉपुलेशन, सैंपल, मीन या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर बात करें तो पैरामीटर जो है वो करेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की, यानी कि जब हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, मेजर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर पैरामीटर टर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी कंट्री की या फिर कहीं की भी पॉपुलेशन को मेजर करना इम्पॉसिबल है। आप कभी भी पूरी पॉपुलेशन मेजर नहीं कर सकते, आपको किसी बेसिस पर पॉपुलेशन को मेजर करना है कि ये पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड है या इतनी नहीं है एजुकेटेड है, या फिर ये इनकी लाइक क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, इसके बेसिस पर आप पूरी पॉपुलेशन को मेजर नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, वहां से कुछ पैरामीटर, यानी कि मैं एक टर्म यहाँ पे यूज कर रही हूँ सैंपल, लेकिन सैंपल इसका नहीं होता, सैंपल के लिए स्टैटिक यूज किया जाता है। लेकिन मैं आप ये सोच लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है हमारी, ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पूरे को मेजर करना मुश्किल है, तो आप बीच में से कुछ इतने परसेंट्स उठा लेंगे, ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब आप ये जो पैरामीटर्स होंगे वो इस तरह के होंगे जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्या किया, एक पैरामीटर उठा लिया, अब इसके ऊपर आपने स्टडी करी और यहाँ पर अपना क्या निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है, इसके बेसिस पर। तो ये क्या है, अब इसके बेसिस पर जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा तो आप क्या कह देंगे कि हमारी पॉपुलेशन ऐसी है, हमारी पॉपुलेशन इसको पसंद ज़्यादा करती है या इसको ना पसंद करती है, या फिर इसकी इनकम इतनी है। तो आपने क्या किया, सिर्फ इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पैरामीटर निकाला और उसको कैलकुलेट किया, इसलिए यहाँ पे पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स। अब देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी या फिर फॉर्म यूटिलिटी। इसके लिए ये भी क्वेश्चन आपका डाउट में था, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सी होगा, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। क्योंकि देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको इसमें फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि फाइनेंस की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, या फिर आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दी जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर टाइम
पर या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए यहाँ पर प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी आई है, क्योंकि इसमें एक यूटिलिटी का मतलब होता है इसमें कुछ उपयोगिता है, यानी कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस एक टाइम पीरियड का होगा, ठीक है। और आपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ली है, टाइम पीरियड की होगी, उसमें एक प्लेस होगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन आपने कहाँ से कहाँ तक का लिया है, ठीक है। या फिर आपने लोन लिया है तो कितने टाइम पीरियड का लिया है, तो उसमें टाइम यूटिलिटी है, किस प्लेस से लिया है, प्लेस यूटिलिटी है, इसलिए यहाँ पे टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ रेशियो रिफर्स टू। अब एफ रेशियो क्या बताता है हमें? रेशियो बिटवीन टू मीन्स रेशियो बिटवीन स्टैंड टू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशियो बिटवीन टू कोरिलेशन, या फिर रेशियो बिटवीन टू वेरिएंस। देखियो रेशियो एक हमारे क्या हम बोल सकते हैं एक मेथड है जो कि हमारे टू मीन्स के रेशियो को बताता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेस क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर बात करें मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, तो ये हमारी अगर हमारी ओनर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो ये अपने आप ये भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जब वेल्थ बढ़ेगी तो वेल्थ भी तो तभी बढ़ेगी जब उसकी सेल होगी, उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बात करते हैं हम वेल्थ की। नेक्स्ट है the job of a finance manager is confined to raising funds, management of cash, raising of funds and their effective utilization, या फिर none of these। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि एक फाइनेंस की जॉब होती है, पहले तो ये पता लगाना कि उसको कहाँ से कितना फंड रेज करना है, फिर उसको ये भी देखना होता है कि अगर उसने फंड रेज किया है तो उसको किस जगह वो लगाए जिससे उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले, ठीक है। तो फंड को रेज करना और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना एक फाइनेंसर का काम होता है, तो ऑप्शन बी सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है financial decision involves investment financing and dividend, investment financing and sales decision, फाइनेंसिंग डिविडेंड एंड कैश डिसीजन, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए एक फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह का होता है? देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे तीन पार्ट में डिवाइड है, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है फाइनेंशियल, एक है डिविडेंड डिसीजन। जब हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हम कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो इनका सीक्वेंस है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, ठीक है। फाइनेंसिंग में होगा हम कहाँ से फाइनेंस अपना कलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से फंड रेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट में होता है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे एंड कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे। डिविडेंड में होता है कि हमें कितना कहाँ से, यानी कि हमने जहाँ भी पेमेंट किया है वहां से हमें कितना डिविडेंड मिलेगा या फिर हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन, आप पढ़िए जब तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन करंट रेशियो
करंट असेट्स आर कंपेयर्ड विद, अब करंट असेट्स जो है किससे कंपेयर की जाती हैं? सिंपल है बहुत, आंसर हो जाएगा बी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है चलैया कमेटी ऑफ 1992 डील्स विद द ओवरहॉलिंग ऑफ आवर, किससे संबंधित है ये? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फाइनेंशियल सिस्टम, टैक्स सिस्टम या फिर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स? देखिए यहाँ पर बात करें तो ये चलैया कमेटी थी, इसका मेन पर्पस था टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि एक ऐसा रोड मैप तैयार करना जिससे इम्पोर्ट्स ड्यूटीज को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो टैक्स सिस्टम से रिलेटेड थी, जिससे टैक्स कम लगे उन पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन है, किसी ने मुझे सेंड किया था, नाम मुझे याद नहीं, टेलीग्राम पर सेंड किया था ये क्वेश्चन। देखिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के बारे में पूछा है इंडिया में, तो टेक्सटाइल, स्टील, टूरिज्म और स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री। पहले आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा इसका, स्टील इंडस्ट्री। और इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, आप नोट कर लीजिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ऑयल प्रोडक्शन और उसके रिफाइनिंग की बात हो, ये सब हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। ठीक है, अब ये और समझ लीजिए कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत होती है किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रिपेयर करने के लिए। अब देखिए जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, एक बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्टील चाहिए, तो इसमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें ये भी एक और इसकी फीचर होता है कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स असेट्स हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी की बात करें, प्लांट की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, तो इसमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है। आप इसी से समझ सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव यानी जिसमें कैपिटल की नीड ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टील इसका राइट आंसर हो जाए। टूरिज्म इंडस्ट्री में कैपिटल नहीं चाहिए, टेक्सटाइल में भी लार्ज कैपिटल नहीं चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज बता दीजिएगा। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा टाइम लेना तो आपको मैं दे देती हूँ, आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट हम करते हैं। ठीक है, देखो मैं ही कर देती हूँ जिसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे XYZ है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:5, 1:5, 1:3 एंड 7:15 है। ठीक है, अब नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए 15। ठीक है, 5, 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 7, तो ये क्या निकल कर आया 537। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो इनका देखिए, एक्स का गेनिंग रेशियो कितना है, यहाँ पे 7/15 में से लेंगे ये लोग भाग, क्योंकि जेड जा रहा है और जेड का कितना है 7/15, तो 60/15 से एक्स का भाग कितना होगा, 3/5 था इसका, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21 और 5 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 75, यानी कि 2175। ये तो हो गया एक्स का। वाई का लिखते हैं 715 में से लेगा ये भी, और इसका कितना है, इसका था 35 और इसका कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 और इसका ये कितना हो जाएगा 75, यानी कि ये क्या हो गया इसका 2175 और ये हो गया 1475। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशो, देखिए इनका न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो इनका एक्स का कितना था 3/15, जो कि ये था हमारा
और गेनिंग रेशियो अभी जो निकला है वो कितना है, 2175। ठीक है, इनको आपको प्लस करना है। तो देखिए इसको आप प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15 21 हो जाएगा ये 75। ठीक है, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, ये हो गया x का। अब y का निकाल लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा, y का और निकाल देते हैं। y का हो जाएगा 5/15 और 14/75 इनका गेनिंग रेशियो था। अब इसको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 + 14 और ये 75। 25 + 14 कितने होते हैं, 9 और ये हो गया 3 और ये 75 का 75 रहेगा। तो उसका क्या था, 3675, इसका है 3975। तो देखिए 36 एंड 39। अब 36 एंड 39 किसके टेबल में आता है, 3 में कर लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 12 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ज्योति ने आंसर भेजा था उनका 12 13 ही था, तो आपका सही है। दिव्या का आंसर मुझे याद नहीं है, तो दिव्या आप देख लीजिएगा आपका आंसर कितना निकल कर आया था। ये क्वेश्चन था, इसमें पवन और एक दो स्टूडेंट और हैं, उनको भी डाउट था एसडीआर के बारे में। देखिए एसडीआर ये क्वेश्चन है, अ लायबिलिटी, अ पेपर गोल्ड, एन असेट्स या फिर एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी। तो देखिए पहले तो एसडीआर समझ लीजिए। एसडीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसडीआर एक ऐसी हम पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक सप्लीमेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, और ये जो है ये मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, जिसको हम आईएमएफ कहते हैं। तो एसडीआर एक हम बोल सकते हैं एक अकाउंट की ऐसी यूनिट है आईएमएफ के अंदर, जिसमें वो एक रिजर्व बना के रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और ये रिजर्व कैसा होता है, अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई भी ऐसी उनको जरूरत पड़ती है, यानी किसी को एसडीआर उन्हें एलोकेट करना होता है कंट्रीज को, तो वहां पर उनको कुछ मेंटेन रिजर्व्स रखने पड़ते हैं अपने पास, जिसको हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बोलते हैं। और ये पेपर गोल्ड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि ये पेपर गोल्ड है एसडीआर। ठीक है, इतना ही आप समझिए, इससे ज़्यादा मत समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे बहुत ज़्यादा। अभी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग या फिर इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में समझाया जाएगा कि एसडीआर में किस तरह की मतलब कैसे यूज़ किया जाता है। आप बस इतना समझिए, ये आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये एक रिजर्व की तरह है, एक स्पेशल रिजर्व होता है जो कि आईएमएफ क्रिएट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, यानी कि एक रिजर्व की तरह वो इसको अपने पास रखता है। ठीक है, और इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर उसकी पिक देख सकते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में, इवनिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।